हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको एक्स। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने उसमें द पेशेंट टेल्स के नाम का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम मरीज़ की बीमारी के बारे में बात करते हैं, उसके स्टोरी को सुनते हैं, उसकी कहानी को सुनते हैं और हम समझने का कोशिश करते हैं कि ये बीमारी कितना ख़तरनाक हो सकता है और इसका इलाज किस तरीके से चलता है। आपने मेरे लास्ट वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज़। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में बनाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वापस से मैं उसी स्टोरी को रिपीट करूंगा, लेकिन हिंदी में बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाया जा रहा है। द पेशेंट टेल्स मतलब कि मरीज़ की कहानी। इस सीरीज़ का केवल और केवल एक पर्पज़ है कि हम बीमारी की गंभीरता को बता सकें, ताकि लोग इस चीज़ से सतर्क हो सकें कि कोई बीमारी कितना खतरनाक हो सकता है और उसके लिए अवेयर होते हुए अपने आप को सावधानी बरत सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर देव कुमार साहू और मैं करेंटली एक MBBS इंटर्न हूँ, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियोज़, टिप्स और कुछ अपडेट्स देखना चाहते हैं और साथ ही साथ मेडिकल से रिलेटेड व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने 19,000 सब्सक्राइबर गेन कर चुका है और काफ़ी आगे तक जाना है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले आदमी बने जो मेरे वीडियो को देख पाए। ये सीरीज़ द पेशेंट टेल्स का ये एपिसोड फर्स्ट है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पे रिलीज़ किए जाएंगे। मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक नई बीमारी के बारे में। 23 साल की एक फीमेल पेशेंट OPD में विजिट करती है विद द कंप्लेन ऑफ कि उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, मतलब कि सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही वो ये बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने रस्सी से मेरी छाती को बांध दिया है, मतलब कि चेस्ट टाइटनेस। तीसरा, उसे क्या है कि उसके जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसके घुटनों में, साथ ही साथ हाथ के जोड़ों में, कंधे में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। हमारी पेशेंट ये बिल्कुल नहीं समझ पाती है कि क्या गलत हो रहा है उसके साथ में, क्योंकि ये पहली बार था जब वह इतनी जटिल समस्याओं से घिरी हुई थी। तो पेशेंट की बहन एक नर्स है, तो जब उन्हें कॉल करके बताया गया तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में विजिट करें। तो हमारी जो पेशेंट है वो सबसे पहले अपने पास के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाती है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। वहाँ पर उपस्थित डॉक्टर इस स्थिति की गंभीरता को भली भांति समझ जाता है और उस पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके हायर हेल्थ सेंटर में रिफ़र कर देता है, जो कि हमारे केस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर है, जहाँ की मैं अभी करेंटली इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो जब पेशेंट विजिट करा हमारे सामने तो हमने सारा हिस्ट्री लिया, उसके बारे में सारा डिटेल पूछा कि क्या हुआ है और किस तरीके से ये बीमारी प्रोग्रेस हुआ है। उसने बताया कि आज तक कभी भी उसे इस तरीके का कोई बीमारी नहीं हुआ था, कभी उसे खून चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना ही उसे किसी और वजह से हॉस्पिटल में कभी भर्ती होना पड़ा था। तो पेशेंट के सारे कंप्लेंट्स को और सारी हिस्ट्री को सुन करके हम समझने लगे थे कि एक ऐसी स्थिति की ओर ये बीमारी अग्रसर है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर नहीं है। क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, मतलब कि बस्तर एरिया में, यहाँ हर दिन आपको कम से कम 5 ऐसे मरीज मिलेंगे जो कि सेम कंप्लेंट के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हमारी फीमेल पेशेंट जो है अभी 23 साल की है, अनमैरिड है, शादी नहीं हुआ उसका और अपने लाइफ के पीक पे है, अपने दिन को एंजॉय कर रही है, अपने दिन को अच्छे से जी रही है। लेकिन सडनली उसके साथ में ये सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो जब हमने जनरल एग्जामिनेशन किया और हमने अपने पेशेंट से कहा कि दीदी अपना जीभ दिखाओ, तो वो पेल था, मतलब कि सफ़ेद था थोड़ा। नॉर्मल किसी भी पेशेंट का बॉडी का कलर होता है वो ब्लड फ्लो होने की वजह से थोड़ा पिंकिश होता है, लेकिन जिस शरीर में खून की कमी होती है उसका कलर थोड़ा सफ़ेद हो जाता है। तो हमने पेशेंट को देख करके समझा कि इसका जो चेहरा है और जो हाथ की ये पाम है वो सारा सफ़ेद दिखाई दे रहा है, मतलब डेफिनेटली एक साइन है ये कि वो सिवियरली एनीमिक था। खून की कमी होने की स्थिति को एनीमिया बोला जाता है। तो जब हमने इनकी फैमिली वालों से और ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में किया तब हमने एक सिग्निफिकेंट हिस्ट्री प्राप्त किया, और वो था कि हमारी जो पेशेंट थी वो अभी नवरात्रि के टाइम पे पूरे 9 दिनों का फास्ट रखी थी। और ये एक ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिहाइड्रेशन है वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, एक खतरनाक कंडीशन होता है किसी बीमारी को प्रेसिपिटेट करने के लिए। जब आप लंबे टाइम तक कुछ खाना नहीं खाते हैं या तो फिर पानी अच्छे से नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में अगर कोई बीमारी होती है तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और सामने उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। हमने सस्पेक्ट किया कि ये बीमारी सिकलिंग का हो सकता है। सिकलिंग की बीमारी को सस्पेक्ट करते ही हमने सबसे पहले सिकलिंग का टेस्ट कराया, जिसे हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से भी जानते हैं। साथ ही हमने उसका ब्लड चेकअप कराने के लिए भेजा ताकि हम ये देख सकें कि उसके शरीर में खून की मात्रा कितनी है। तो हमने पाया कि उसका सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव था। आपको समझना होगा कि सिकलिंग की बीमारी 2 तरीके से होती है, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। छोटी वाली बीमारी में क्या होता है कि आपके शरीर में दोनों प्रकार के खून बनते हैं। सामान्य सिक्के के आकार के होते हैं खून, वो भी बनते हैं, साथ ही हंसिया के आकार का खून
वो भी बनता है। ये छोटी वाली सिकलिंग की बीमारी की बात है। अगर ये बड़ी वाली सिकलिंग की बीमारी हो तो हमारे शरीर में बनने वाले सारे लाल रक्त कणिकाएं केवल और केवल हंसिया आकार के बनते हैं। इस हंसिया आकार के आरबीसी मतलब कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनकी वजह से जो घाटा होता है वो ये है कि कभी भी ये खून मतलब नलियों में, हमारे शरीर की धमनी और सिराओं में जब ये खून बहते हैं तो कहीं भी कभी भी वो ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि क्या है कि एक हंसिया के आकार का है, जब ये नलिकाओं में बहेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये ऐसे होकर के क्या हो, क्लॉग हो जाएंगे, एक जो अटक जाएंगे, फंस जाएंगे उस धमनी में या सिरा में। जब किसी जगह पे इस तरीके से ब्लड स्टेगनेंट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जिस बॉडी पार्ट में वो क्लॉट हो रहा है तो उस बॉडी पार्ट को ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्राइसिस होता है और सिकलिंग की बीमारी इसी तरीके से प्रेजेंट होती है। तो हमारी फीमेल को जो सिकलिंग का बीमारी था वो बड़ा वाला बीमारी था। इससे सामान्य भाषा में, आप लोगों की भाषा में हम खून टूटने की बीमारी भी कहते हैं, सिकलिंग कहते हैं। और ऐसी स्थिति जिसमें कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में परेशानी, सिर दुखना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसे सिकल सेल क्राइसिस की स्थिति कहा जाता है। तो इस तरीके से जब हमने अपने पेशेंट के एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिपोर्ट देखा तो हमने पाया कि इसे बड़ा वाला खून टूटने का बीमारी है। सारे खून जो है वो हंसिया आकार के बनते हैं और वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक अच्छे से नहीं पहुंचा पाते हैं। सामान्य तौर पर आरबीसी मतलब कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है, लेकिन हंसिया आकार में इसका जीवन काल बहुत ज़्यादा घट जाता है और वो जल्दी ही डिस्ट्रक्ट होने लग जाता है, मतलब कि खराब होने लग जाता है। इसकी वजह से जब खून शरीर में टूटता है तो उसकी वजह से शरीर जो है वो पीला पड़ने लग जाता है। ऐसी स्थिति को पीलिया भी कहा जाता है। तो सिकलिंग में पीलिया का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जब हमने अपने पेशेंट का सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड पिक्चर का रिपोर्ट देखा तब हमने पाया कि उसके शरीर में खून की मात्रा बहुत ज़्यादा कम थी। ये केवल 2.6 ग्राम परसेंटेज थी। आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल में नॉर्मल जो ब्लड का रेंज है वो 12 to 14 ग्राम परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन इनके कंडीशन में ये 2.6 ग्राम परसेंटेज था। ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, आप इस स्थिति की गंभीरता को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी जिसके शरीर में 3 ग्राम 4 ग्राम से खून कम होता है उसका जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री था कि हमारी पेशेंट ने 9 दिनों तक लगातार उपवास रखा था, अच्छे से खाना नहीं खाया था और अच्छे से पानी नहीं पिया था। आपको ध्यान देना है कि ये कंडीशन क्या है, एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, डिहाइड्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है सिकल सेल क्राइसिस का। तो अगर आपके जानने वालों में से कोई सिकलिंग बीमारी से प्रभावित है तो आप उसको सबसे पहले ये सुझाव दें कि उसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो सके उतना अच्छे से पानी पीना है, साथ ही उसे अच्छे से खाना पीना भी खाना है। क्योंकि सिकलिंग की बीमारी जेनेटिक में म्यूटेशन की वजह से होती है, मतलब कि हमारे जीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोटीन से हमारे बॉडी की सारा स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। जब हमारे जीन्स में किसी तरीके का कोई चेंजेस आता है तो हमारे शरीर की प्रोटीन जो है वो भी बदल जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की प्रोटीन एबनॉर्मली फंक्शन करने लग जाती है। जैसे कि जब जीन में म्यूटेशन मतलब कि उत्परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से एक खराब प्रोटीन बनता है और वो खराब प्रोटीन ब्लड के अंदर मतलब कि जो लाल रक्त कणिका है उसके अंदर एक्यूमुलेट होकर के उसे हंसिया का आकार दे देती है। तो इतने ज़्यादा लंबे समय तक उसका शरीर जो फिजिकल स्ट्रेस लिया हुआ था वो एक दिन एक्सप्लोड हो जाता है और उसके सामने सिकल सेल क्राइसिस जैसे सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं। तो जब हमने और ज़्यादा डिटेलिंग क्वेश्चनेयर किया तो हमने पाया कि उसकी जो माता और पिता थे वो दोनों को छोटा वाला खून टूटने का बीमारी था, मतलब कि उन्हें सिकल सेल ट्रेट था। जब इस तरीके से पेशेंट को सिकल सेल ट्रेट होता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस, मतलब कि 25% चांस ऐसे होते हैं जिसमें कि होने वाले बच्चे को भी खून टूटने का बीमारी हो, लेकिन बड़ा वाला खून टूटने का बीमारी हो। देखो क्या होता है कि मान के चलो कि माता को और पिता को दोनों को छोटे वाले खून टूटने का बीमारी है, तो अगर हम इसकी संभावना को लेकर के चलें तो 25% चांस ऐसा होगा कि हमारे होने वाले बच्चे को बड़ा वाला खून टूटने का बीमारी हो। 50% चांसेस होंगे कि हमारे होने वाले बच्चे को छोटा वाला खून टूटने का बीमारी हो, जैसे कि माता और पिता को है। साथ ही 25% चांसेस ऐसे भी हैं कि उस बच्चे को कोई सिकलिंग न हो। तो हमारे केस में क्या हुआ कि माता पिता दोनों को सिकल सेल ट्रेट था, मतलब कि छोटा वाला खून टूटने का बीमारी था, जो आगे हमारे पेशेंट में खून टूटने की बड़ी बीमारी मतलब कि सिकल सेल डिसीज के तौर पे प्रेसिपिटेट हुआ था। वापस आते हैं हम अपनी सीरीज द पेशेंट टेल्स की एपिसोड 1 पे, जिसमें हम सिकल सेल क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास ऐसे कंप्लेंट के साथ में आई तो हमने इमीडिएटली उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम थी। साथ ही फ्लूइड मैनेजमेंट किया और जॉइंट्स में होने वाले पेन के लिए एनाल्जेसिक्स मतलब कि दर्द निवारक दवाइयाँ दी गई। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट होने के 4 दिनों के बाद पेशेंट जो है वो अपने कंडीशन में इम्प्रूव करने लगी, थोड़ी ठीक होने लगी। लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स होने लगी। अचानक से उसे सिकल सेल क्राइसिस का एक सेकेंड एपिसोड अटैक होता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा सीवियर था, इतना ज़्यादा सीवियर कि वो खुद से सांस भी नहीं ले पा रही थी।
ऐसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें उस पेशेंट को एंट्यूबेट करना पड़ा, मतलब कि उसके सांस की नली में पाइप डालकर मशीन के द्वारा उसे सांस दिया जाने लगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा तो उसका जिंदा रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें उस पेशेंट को वेंटिलेटर में डालना पड़ता है। इस तरीके से सिकल सेल क्राइसिस के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी हमारे पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। उसकी आँख की दोनों पुतलियाँ फैल चुकी थी, फिक्स हो चुकी थी, और लाइट दिखाने के बावजूद भी उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा था। ईसीजी की मशीन में फ्लैट लाइन, मतलब कि एक सीधी रेखा दिखने लग गई थी, कंप्लीटली ये डिसाइड करते हुए कि हमारा पेशेंट अब नहीं रहा। आप इस बीमारी की गंभीरता को समझें। ऐसा नहीं है कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है, आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन से बचना है, आपको अच्छे से न्यूट्रिशन लेना है, ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट करती हैं, बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और हमारा जो आरबीसी है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है और वो ट्रैप हो जाता है सर्कुलेशंस के बीच में। इस तरीके से सिकल सेल क्राइसिस का जन्म होता है। ये बीमारी अर्बन, मतलब कि शहरी एरिया में काफ़ी कम है, लेकिन रूरल एरियाज़ में, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, मतलब कि बस्तर संभाग में, ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो आपको इस बीमारी के लिए अवेयर रहने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी कभी भी एक डिजास्टर का फॉर्म ले सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी है कि ये जो बीमारी है वो होता क्यों है। मैंने आपको बताया कि इसका जो हिस्ट्री था उसमें फीमेल और मेल दोनों, इनके जो माता पिता थे, उनका क्या था कि सिकल सेल ट्रेट था, उसकी वजह से इसके बच्चे में मेजर डिसीज आया। मतलब आप देख सकते हैं कि ये बीमारी जेनेटिक है, मतलब कि माता पिता से बच्चों में होने वाली बीमारी है। ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है जब शादी क्लोज रिलेटिव्स के बीच में किए जाते हैं। मतलब कि कोई लड़का अपने मामा की बेटी से शादी कर ले रहा है, अपने बुआ की बहन, मतलब बुआ की बेटी से शादी कर ले रहा है। तो इस तरीके से अगर क्लोज रिलेटिव्स में शादी किए जाएंगे तो जो रेसेसिव फीचर्स हैं वो एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से सिकल सेल डिसीज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक इंपॉर्टेंट साइन जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा था वो ये है कि जब आरबीसी, मतलब कि लाल रक्त कणिकाओं का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में, तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर है वो पीला पड़ जाता है। इस कंडीशन को हम पीलिया जॉन्डिस कहते हैं। किसी पेशेंट को, कभी भी सिगलिंग वाले पेशेंट को अगर पीलिया होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि ये एक अलार्म है। अगर आप उस पेशेंट को उस टाइम पे इमीडिएट ट्रीटमेंट न दें तो हो सकता है कि ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा सीवियर फॉर्म ले सकता है। ऐसे पेशेंट को इमीडिएट आप हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करें और वहाँ पे एटलीस्ट उसे 2 मेडिसिन लंबे टाइम तक चलाने की आवश्यकता है। पहला है फॉलिक एसिड का टैबलेट और दूसरा है हाइड्रोक्सी यूरिया का टैबलेट। साथ ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन और पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिहाइड्रेशन एक ऐसा मेजर फैक्टर है जो कि प्रेसिपिटेट करता है सिकल सेल डिसीज़ को, सिकल सेल क्राइसिस को। 7 महीने हो चुके हैं मुझे इंटर्नशिप करते हुए, और इस पूरे टाइम पे केवल मैं अभी तक 5 ऐसे पेशेंट देख चुका हूँ सिकल सेल डिसीज़ के जो कि अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि डिसीज़ कितना ज़्यादा सीवियर है। किसी का जान कभी भी जा सकता है अगर वो सिकल सेल को हल्के में लेता है, अगर वो शरीर में खून की कमी को हल्के में लेता है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो के ऊपर किया हुआ मेरे घंटों का काम सफल हो जाएगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, ताकि मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हो तो हम ऐसे ही बहुत सारे हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें सीखते रहेंगे। और साथ ही इस सीरीज़, मतलब कि द पेशेंट टेल्स, मतलब कि मरीज की कहानी कि इस सीरीज़ को काफ़ी आगे तक लेकर जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आई विल सी यू गाइज इन एन अनदर वीडियो विद एन अनदर टॉपिक। टिल देन सेलिब्रेट दिस दीपावली विथ लॉट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। लेट्स बी अ मेडिको एक्स। दिस इज डॉक्टर देव कुमार साहू साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।